નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું ફરી પાછું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે જે છે અર્થના આધાર ઉપર વાક્યના પ્રકારો જોયા હતા. આજે આપણે એ જ વાક્યના પ્રકારોનો બીજો પ્રકાર જે છે તે છે રચના કે આધાર પર વાક્ય કે પ્રકાર. મિત્રો, આપણે સૌથી પહેલાં વાક્ય જે છે એ આપણે સમજી લીધું હતું કે વાક્ય જે છે એની અંદર સાર્થક શબ્દોનો સમૂહ જે છે એ આવે છે. સાર્થક શબ્દો સિવાય જે છે વાક્ય બની શકતું નથી. સાર્થક એટલા માટે કારણ કે સાર્થક શબ્દો દ્વારા જ જે છે એ કોઈ પણ અર્થઘટન કરી શકાય છે. જો સાર્થક શબ્દ ન હોય તો એ વાક્ય જે છે એનો અર્થઘટન આપણે કરી શકતા નથી. એટલા માટે જે છે વાક્યમાં સાર્થક શબ્દો હોવા બહુ જરૂરી છે. તો અર્થના આધાર ઉપર આપણે જે છે વાક્યના 8 પ્રકાર જોયા હતા અને એ 8 પ્રકારના વાક્યો જે હતા એમાંથી કોઈ પણ એક વાક્ય જે છે તમને પૂછાઈ શકે છે. એવી રીતે વાક્યના જે રચના જે ક્રમ છે અથવા તો વાક્ય સંરચના છે એના આધારે વાક્યના 2 પ્રકારો પડે છે. એક છે અર્થના આધાર ઉપર વાક્યના પ્રકાર અને બીજું છે રચનાને આધાર ઉપર વાક્યના પ્રકાર. તો આજે આપણે રચનાના આધાર ઉપર વાક્યના પ્રકાર વિશે અભ્યાસ કરીશું. रचना यानी क्या होता है? रचना यानी कि वाक्य संरचना की दृष्टि से, वाक्य बनाने की दृष्टि से उसके जो प्रकार पड़ते हैं उसके 3 प्रकार पड़ते हैं. जैसे कि उसका पहला प्रकार है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र या संकुल वाक्य. आप मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं और संकुल वाक्य भी कह सकते हैं. तो सबसे पहले सरल वाक्य क्या है? सरल या साधारण वाक्य में क्या आता है? तो सरल या साधारण वाक्य में सबसे पहले एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है. सरल या साधारण वाक्य में क्या होता है कि किसी एक उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है. उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं. हमने उद्देश्य के बारे में पहले चर्चा की थी और विधेय के बारे में भी पहले चर्चा की थी. फिर भी हम एक बार देख लेते हैं. सरल वाक्य में क्या आता है? वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है. उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं. जिस वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं. उद्देश्य के बारे में हमने कहा था कि उद्देश्य यानी कर्ता और विधेय यानी क्रिया. तो ये हमने पहले वाक्य के पहले पॉइंट में हमने देख लिया था. तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य यानी कि एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया बनती हो उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं. जैसे कि राजेश पढ़ाई कर रहा है. राजेश पढ़ाई कर रहा है. तो यहाँ राजेश जो है वह हमारा क्या है? उद्देश्य है यानी कि कर्ता है. क्योंकि वाक्य में क्या कहा गया है कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है. तो यहाँ राजेश जो है वह क्या है? उद्देश्य है. उद्देश्य यानी एक ही कर्ता और एक ही विधेय, विधेय यानी एक ही क्रिया जो है वाक्य में बनती है उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं. इसमें और कोई दूसरा वाक्य नहीं आता.
एक ही वाक्य होता है और एक ही कर्ता रहता है और उसका जो विधेय होता है यानी कि क्रिया जो होती है वह भी एक ही रहती है। तो राजेश पढ़ाई कर रहा है, तो राजेश उद्देश्य हो गया और पढ़ाई कर रहा है वो हमारा विधेय हो गया। दूसरा देखते हैं, महेश बाहर खड़ा है। महेश जो है वह हमारा उद्देश्य है और खड़ा है वह हमारा विधेय है। उसी प्रकार राम वन में जाते हैं, राम वन में जाते हैं। तो राम जो है वह उद्देश्य है यानी कि कर्ता है और जाते हैं वह क्या है, एक विधेय है। यानी कि सरल या साधारण वाक्य की आपको व्याख्या याद रखनी हो तो उसमें केवल एक ही वाक्य रहता है और उसका कर्ता और उसका कर्म दोनों एक ही रहते हैं। वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए, और आपको एक वाक्य दिया गया होगा और आपको पहचानना है कि यह कौन सा वाक्य है। तो यहाँ जो एक वाक्य आपको दिखाई दे, दूसरा कोई वाक्य नहीं दिखाई दे और उसमें एक ही कर्ता हो और उसमें कर्ता के द्वारा एक ही क्रिया हो रही हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम एक साधारण या सरल वाक्य कह सकते हैं। सरल या साधारण वाक्य को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सरल या साधारण वाक्य किसे कहा जा सकता है कि जिसमें एक ही कर्ता हो और उसके द्वारा एक ही क्रिया हो रही हो तो उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं, 2 या 3 वाक्य होते हैं और दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र यानी एक वाक्य को समझने के लिए दूसरे वाक्य का आधार नहीं लेना पड़ता, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं, दोनों वाक्य स्वतंत्र रहते हैं। स्वतंत्र यानी एक वाक्य को समझने के लिए एक वाक्य को समझने के लिए दूसरे वाक्य का आधार नहीं लेना पड़ता और संयोजक के लिए इसलिए किंतु, परंतु आदि संयोजक आते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि 2 वाक्य आते हैं,
सरल वाक्य में क्या होता था कि एक ही वाक्य आता था और यहाँ पर दो वाक्य आते हैं और दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र यानी कि एक वाक्य को समझने के लिए दूसरे वाक्य का आधार नहीं लेना पड़ता, उसे हम स्वतंत्र कहते हैं। एक वाक्य को हम हटा दें तो दूसरे वाक्य का अर्थ जो है वह वैसा ही बना रहता है, उसका अर्थघटन हम निकाल सकते हैं। और वाक्य को जोड़ने के लिए जो शब्द लिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। संयोजक यानी वाक्य को जो जोड़ने की कड़ी जो होती है उसे हम संयोजक कहते हैं। तो संयोजक के रूप में क्या आएगा? इसलिए, किंतु, परंतु आदि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य में क्या है? उदाहरण देखते हैं। मेरा नाम सत्यकेतु है और पत्नी का नाम कामना है। मेरा नाम सत्यकेतु है और पत्नी का नाम कामना है। तो यहाँ मेरा नाम सत्यकेतु है, ये पहला वाक्य हो गया, और पत्नी का नाम कामना है, यह दूसरा वाक्य हो गया। तो पहला वाक्य है और ये दूसरा वाक्य है। तो दोनों वाक्य आप देखिए, दोनों वाक्य देखिए। तो ये पहला जो वाक्य है इसका पूरा जो अर्थ है हमें समझ में आ जाता है कि मेरा नाम सत्यकेतु है। और इस वाक्य को हम हटा देंगे और को भी हटा देंगे तो यहाँ पर दूसरा वाक्य जो है वह क्या है? पत्नी का नाम कामना है। तो इस दोनों वाक्यों में अपने आप में पूर्ण वाक्य है, अधूरे वाक्य नहीं है, सबका अर्थ निकल जाता है। एक वाक्य को समझने के लिए दूसरे वाक्य का आधार नहीं लेना पड़ता और वाक्य को जोड़ने के लिए किंतु, परंतु, इसलिए और आदि संयोजकों का प्रयोग किया जाता है। दो वाक्य होने चाहिए। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो वाक्य होने चाहिए और दोनों वाक्य जो है वह क्या होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए। स्वतंत्र यानी एक वाक्य को समझने के लिए दूसरे वाक्य का आधार नहीं लेना पड़ता, तभी उसे हम स्वतंत्र कह सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि मेरा नाम सत्यकेतु है, तो ये पहला वाक्य पूर्ण हो गया है और उसका अर्थ भी हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। इस वाक्य को समझने के लिए दूसरा वाक्य बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरा वाक्य भी स्वतंत्र है, पहला वाक्य भी स्वतंत्र है। यदि हम ये सारा जो है दूसरा वाक्य निकाल देंगे तो हमें ये पूरा अर्थ देता है। और दूसरा वाक्य है पत्नी का नाम कामना है, तो यहाँ पहला वाक्य हटा देने से भी दूसरा वाक्य वैसा ही रहता है, उसका अर्थघटन हमें अच्छी तरह से पता चल जाता है। तो संयुक्त वाक्य में आपको क्या याद रखना है कि दो वाक्य होने चाहिए और दोनों वाक्य स्वतंत्र होने चाहिए। एक वाक्य को समझने के लिए दूसरे वाक्य का आधार नहीं लेना पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। दूसरा वाक्य देखते हैं। हमें सत्य बोलना चाहिए किंतु वह अप्रिय न हो। यहाँ भी दो वाक्य हैं। पहला वाक्य है हमें सत्य बोलना चाहिए, तो ये हमारा पहला वाक्य हो गया, हमें सत्य बोलना चाहिए। तो इसका अर्थ हमें तुरंत ही मिल जाता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए। तो एक वाक्य जो है पूरी तरह से हमें समझ में आ जाता है। और दूसरा वाक्य है वह अप्रिय न हो। वह अप्रिय न हो यानी कि यह जो है
यह शब्द भी, यह वाक्य भी हमें पूरा समझ में आ जाता है। तो संयुक्त वाक्य में क्या होगा, ये दो वाक्य होंगे और दोनों वाक्य स्वतंत्र होंगे। एक को हटा देने से दूसरे का अर्थ भी हमें समझ में आ जाता है। इसलिए जो संयुक्त वाक्य है वो उसमें दोनों वाक्य स्वतंत्र होने चाहिए। स्वतंत्र यानी एक वाक्य को समझने के लिए दूसरे वाक्य का आधार न लेना पड़े, उसे हम स्वतंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य की आपको व्याख्या याद रखनी है कि दो उपवाक्य होते हैं और दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं और एक वाक्य को समझने के लिए दूसरे वाक्य का आधार नहीं लेना पड़ता और वाक्य को जोड़ने के लिए किंतु, परंतु, और, इसलिए आदि संयोजकों का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में आपको दो वाक्य दिखाई दे और बीच में इसलिए, किंतु, परंतु और आदि शब्द दिखाई दे तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। और इसके अलावा जो कई बार जो है उसमें संयोजकों का प्रयोग नहीं भी किया जाता, फिर भी हमें जो है उसको देखना है कि ये दो वाक्य हैं तो वो संयुक्त वाक्य बनता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि काम किया है इसलिए पैसा तो लूंगा। काम किया है, पैसा तो लूंगा। यहाँ पर काम किया है तो ये पहला वाक्य बन गया। तो ये काम किया है, यह अर्थ हमारा हमें वाक्य का अर्थ हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है। पैसा तो लूंगा यानी कि दूसरा वाक्य जो है इसका अर्थ भी हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं यानी कि उसका अर्थ हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं कि एक वाक्य बोले दूसरा वाक्य बोले तभी हम उसका अर्थघटन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। फिर है संकुल वाक्य या मिश्र वाक्य। संकुल वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या होता है कि यहाँ पर दो या तीन वाक्य होते हैं। संकुल वाक्य या संयुक्त वाक्य में क्या होगा, दो या तीन वाक्य रहते हैं और दो या तीन वाक्य जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरे दो वाक्य गौण होते हैं और ये सभी वाक्य एक वाक्य को समझने के लिए दूसरे वाक्य का आधार लेना पड़ता है और सभी वाक्य बोले जाते हैं तभी उसका अर्थ निकलता है। जैसे कि मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है, एक मुख्य वाक्य होता है और दो अन्य वाक्य गौण होते हैं और एक वाक्य को समझने के लिए दूसरे वाक्य का आधार लेना पड़ता है। आधार
लेना पड़ता है। और संयोजक के लिए जब तब, जैसे तैसे, जैसी वैसी आदि संयोजकों का प्रयोग किया जाता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है? मिश्र वाक्य में 2 या 3 वाक्य आते हैं, उसमें से एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरे 2 वाक्य गौण होते हैं, और एक वाक्य को समझने के लिए दूसरा वाक्य बोला जाता है, तीसरा वाक्य बोला जाता है और अंत में उसका अर्थ निकलता है। यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ होता है, वह अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता। संयुक्त वाक्य में क्या होता था कि दोनों वाक्य स्वतंत्र होते थे, एक को हटा दिया जाए तो उसका मतलब हम समझ जाते थे, लेकिन यहाँ पर एक वाक्य को यदि हम निकाल दें तो वाक्य अधूरा बन जाता है, उसका अर्थ नहीं बनता। और वाक्यों को जोड़ने के लिए जो संयोजकों का प्रयोग किया जाता है वह कैसे होंगे? जब तब, जैसा तैसा आदि संयोजकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि मैंने सोचा था कि कल मैं 2 घंटे पढ़ाई करूँगा। मैंने सोचा था कि, तो यहाँ पहला जो वाक्य है वह अधूरा है। मैंने सोचा था कि, क्या सोचा था? यहाँ कुछ लिखा तो नहीं है, यह पहला वाक्य है। तो यह वाक्य जो है इसको समझने के लिए हमें दूसरा वाक्य बोलना चाहिए, और दूसरा वाक्य बोलेंगे तभी उसका अर्थ हमें पता लगेगा। जैसे मैंने सोचा था कि कल मैं 2 घंटे तक पढ़ाई करूँगा, तो ये दूसरा वाक्य जो है बोलने पर भी हमें पहले वाक्य का अर्थ समझ में आता है। पहला वाक्य जो है वह अधूरा बन जाता है, जब तक हम दूसरा वाक्य नहीं बोलते तब तक उसका अर्थ नहीं हमें समझ में आता, इसलिए उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। मिश्र यानी 2 या 3 वाक्यों का संयोग। 2-3 वाक्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और तीनों वाक्य बोले जाने पर ही उसका अर्थ निकलता है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि आजकल तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। मैं देखता हूँ कि आजकल तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, यानी कि मैं देखता हूँ, पर क्या देखता हूँ? तो यह वाक्य अधूरा है, अधूरा वाक्य है, और उसके बाद जो दूसरा वाक्य है वह बोला जाएगा तभी हमें उसका अर्थ समझ में आएगा। जैसे कि मैं देखता हूँ कि आजकल तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो दोनों वाक्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मिश्र वाक्य यानी एक वाक्य को समझने के लिए दूसरे वाक्य का आधार लेना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य या संकुल वाक्य कहते हैं। यही वह भारत देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है।
यही वह भारत देश है, यही वह भारत देश है, तो यह वाक्य अधूरा है। देश है लेकिन क्या, उसके पीछे यदि हम दूसरा वाक्य जोड़ दें तभी उसका अर्थ हमें समझ में आएगा, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। यानी कि दोनों वाक्य बोले जाने पर ही हमें उसका अर्थ मिलता है। तो यहाँ पर संकुल वाक्य में या मिश्र वाक्य में क्या आएगा कि एक वाक्य मुख्य होगा और दूसरे वाक्य गौण बन जाएंगे। एक वाक्य को समझने के लिए दूसरे वाक्य का आधार लेना पड़ता है, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, मिश्र वाक्य कह सकते हैं। तो परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कोई भी एक वाक्य, आपको बताना है कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों में से एक वाक्य पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि परीक्षा में आपको किस तरह से पूछा जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए, उसमें से 3 में से एक ही आएगा। रचना की बात हो रही हो तो आपको 3 वाक्य को याद रखना है। पहला है सरल या साधारण वाक्य, जिसमें एक ही वाक्य रहता है। संयुक्त वाक्य, उसमें 2 वाक्य रहते हैं, पर दोनों वाक्य कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और मिश्र वाक्य में क्या होता है कि 2 या 3 वाक्य होते हैं, लेकिन एक वाक्य को समझने के लिए दूसरे वाक्य का आधार लेना पड़ता है। तो रचना की बात हो रही है तो आपको 3 प्रकारों को याद रखना है। और अर्थ की बात हो रही हो, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार बनते हैं, तो आपको उसको 8 प्रकार याद रखना है। यहाँ हम उसके उदाहरण कुछ देख लेते हैं, जैसे कि राजेश को बुखार था, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ 2 वाक्य हैं। एक वाक्य आप पूरा समझ सकते हैं, राजेश को बुखार था, तो वाक्य यहाँ पूरा हो गया। और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, तो कौन सा वाक्य बनेगा, तो संयुक्त वाक्य बनेगा। इस प्रकार एक वाक्य दिया गया होगा, आपको रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों के बारे में लिखना हो तो एक वाक्य दिया गया होगा और पीछे लिखना है संयुक्त वाक्य। दूसरा है आकाश में से पानी बरस रहा है, तो यहाँ पर एक ही वाक्य है, आकाश में से पानी बरस रहा है, तो यहाँ पर एक ही वाक्य है, यानी कि एक ही क्रिया हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य। अगला है श्याम माखन चोर है, इसलिए कहीं छिप जाता है। श्याम माखन चोर है, इसलिए कहीं छिप जाता है। तो श्याम माखन चोर है, यह पहला वाक्य हो गया और उसका अर्थ भी निकल जाए, कहीं छिप जाता है, यह दूसरा वाक्य हो गया। तो इसका प्रकार जो है वह क्या बन जाएगा, तो इसका प्रकार है संयुक्त वाक्य। अगला देखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।
जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ दो वाक्य हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका प्रकार क्या बन जाएगा? मिश्र वाक्य। हिरण एक ऐसा पशु है जो कुचलो भरता हुआ दौड़ता है। हिरण एक ऐसा पशु है जो कुचलो भरता हुआ दौड़ता है। कुचल यानी कूदता हुआ दौड़ता है। तो हिरण एक ऐसा पशु है जो कुचलो भरता हुआ दौड़ता है। तो यहाँ जो है, यहाँ दो वाक्य हैं। हिरण एक ऐसा पशु है जो, यहाँ वाक्य अधूरा बन जाता है। तो यहाँ हमारा क्या हो गया? मिश्र वाक्य। तो इस प्रकार जो है आपको परीक्षा में किसी भी तरह से वाक्यों में से 2 या 3 गुणों का पूछा जाएगा। तो आपको वाक्य का जो सारा मैंने 3 जो है लेक्चर लिए थे, उसमें से आपको सभी बात याद रखनी है। यहाँ तक कि परीक्षा में तो आपको पूछा ही जाएगा, लेकिन आपको कहीं भी आप जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए, यहाँ पर भी आपको बहुत काम आएगा। इसलिए आपको यह सारा जो वाक्य का जो प्रकार है, वाक्य और वाक्य का क्या अर्थ होता है, उसमें उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, सभी बातों का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और अपने आप घर पर ही आपको पाठ्य पुस्तक में से जो है वाक्य बनाना है कि कौन से वाक्य कौन से वाक्य जो है वह सरल वाक्य हैं, कौन से वाक्य जो हैं वह मिश्र वाक्य हैं और कौन से संकुल वाक्य हैं। तो अगले लेक्चर में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए मैं आपसे रजा चाहती हूँ। जय हिंद।